29 अप्रैल 1999 कुतुब कॉलोनेड न्यू दिल्ली में एक लैविश पार्टी चल रही थी। इस पार्टी को होस्ट किया था दिन सोशलिट बीना रमानी ने, जो इस जगह की ओनर भी थी। कुतुब कॉलोनेड 90s का एक लग्जरी कैफे था विद एक्सक्लूसिव थर्सडे पार्टीज, बेटर एम्बियंस, ड्रिंक्स एंड टॉप ऑफ दैट कुतुब मीनार भी इस रेस्टोरेंट के एकदम बगल में था। और यही वजह थी कि यह प्लेस अमीर लोगों की एक फेमस हैंगआउट स्पॉट बन गई। कुतुब कॉलोनेड 3 लेआउट्स में डिवाइडेड था। पहला था ओपन स्पेस, जहां पर लोग पार्टी करते थे। दूसरा था टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट, जिसकी विंडो से कुतुब मीनार दिखता था। और तीसरा था टैमरिन कैफे, जहां ड्रिंक सर्व होती थी। एंड ऐसे ही 29 अप्रैल थर्सडे की शाम बीना रमानी ने अपने हस्बैंड जॉर्ज, जो परमानेंटली कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी थ्रो की। अब क्योंकि यह पार्टी प्राइवेट थी, इसीलिए सिर्फ इनवाइटेड वीआईपी गेस्ट ही इस पार्टी में अलाउड थे, जिनमें से कुछ गेस्ट थे हॉलीवुड एक्टर स्टीवन सीगल, फैशन डिजाइनर्स जैसे तरुण तेलियानी, रोहित बैल और रीना ढाका, नताशा नंदा द सिस्टर ऑफ करीना कपूर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, नीरज कंवर वाइस चेयरमैन ऑफ अपोलो टायर्स, जय वाडिया बॉम्बे डाइंग के सीईओ के बेटे, नकुल नाथ मध्य प्रदेश के मिनिस्टर के बेटे, हरि भारतीय जुबिलेंट भारती ग्रुप के चेयरमैन, जॉइंट सीपी मिस्टर वायस डडवाल, पद्मश्री विनर डॉक्टर नरेश ट्रेहन एंड इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट बिंदु वडेरा। ऐसे लगभग 300 वीवीआईपी गेस्ट उस पार्टी में मौजूद थे। और सिंस उन वीआईपी गेस्ट की लग्जरी में कोई कमी ना हो, इसलिए बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी ने खुद यहाँ का स्टाफ हायर किया था, जिसमें प्रोफेशनल शेफ्स, मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ तक कि बारटेंडिंग के काम के लिए भी प्रोफेशनल मॉडल्स हायर किए थे। और उन्हीं मॉडल्स में से एक थी जेसिका लाल। जेसिका एक 34 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल मॉडल थी, जो यहाँ कुतुब कॉलोनेड में एज अ पार्ट टाइम बारटेंडर जॉब करती थी। इवन मालिनी भी एक फॉर्मर मॉडल रह चुकी थी और अपनी मॉडलिंग डेज से ही वो जेसिका को जानती थी। और यही रीजन था कि मालिनी ने जेसिका को हायर किया। इवन जेसिका भी अपनी इस जॉब से काफी खुश थी एंड उसकी लाइफ में सब कुछ सही जा रहा था अंटिल 29 अप्रैल की रात, क्योंकि एग्जैक्टली एट 11:30 PM बीना रमानी की पार्टी खत्म होती है और उनके मोस्ट ऑफ द गेस्ट जा चुके होते हैं। लेकिन उन्हें सब कुछ पैक करते करते लगभग रात के 2 बज जाते हैं। तभी कुतुब कॉलोनेड में 4 और लोगों की एंट्री होती है। मनु शर्मा सन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिशियन विनोद शर्मा, विकास यादव सन ऑफ अनदर पॉलिटिशियन DP यादव, टोनी गिल सन ऑफ फॉर्मर आर्मी ब्रिगेडियर और इन सब का दोस्त आलोक खन्ना। ये चारों नशे की हालत में कुतुब कॉलोनेड में एंटर करते हैं और एंटर करते ही वो टैमरिन कैफे की ओर जाते हैं, जिसके बार काउंटर के पास जेसिका और मालिनी बात कर रहे थे। उनके पीछे उनका दोस्त शायन मुंशी, काउंटर के साइड में पियानो के पास करण राजपूत नाम का आदमी और पीछे इलेक्ट्रिकल यूनिट के पास अर्जुन दास मौजूद होता है। एंटर करते ही मनु शर्मा काउंटर पे खड़ी जेसिका से ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, लेकिन जेसिका पोलाइटली मना कर देती है, ये कह के कि कैफे 11:30 बजे ही बंद हो चुका है और सारी ड्रिंक्स भी खत्म हो चुकी है। मगर मनु और उसके दोस्त इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें ड्रिंक्स किसी भी हालत में चाहिए। जेसिका और मालिनी फिर उन्हें अच्छे से समझाते हैं कि ड्रिंक्स खत्म हो चुके हैं और वो यहाँ से चले जाए। लेकिन मनु और उसके दोस्त जेसिका और मालिनी से ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करते हैं और काफी समझाने पे भी मनु और उसके दोस्त नहीं मानते और उनकी ये बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए मालिनी अंदर जाती है ताकि वो बीना रमानी और कुछ गार्ड्स को बुला के ला सके। लेकिन मनु, जिसे किसी भी कीमत पे ड्रिंक चाहिए थी, वो जेसिका को एक ड्रिंक के बदले 1000 रुपए तक ऑफर करता है। मगर जेसिका उसे कहती है कि एक ड्रिंक तो क्या, अगर तुम एक सिप के भी 1000 रुपए दोगे तो भी तुम्हें ड्रिंक नहीं मिलेगी। अब मनु, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा था, जिसके फादर MP और MLA रह चुके थे और जिसे बचपन से ही सब कुछ थाली में परोस के मिला, उसके लिए सिर्फ एक ड्रिंक ना मिलने पर उसका ईगो हर्ट हो गया और गुस्से में आकर मनु ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और हवा में एक गोली चलाई, ये सोच के कि जेसिका डर जाएगी। लेकिन वो डरी नहीं। तभी बीना
और मालिनी गोली की आवाज़ सुनकर बार काउंटर के पास दौड़ने लगे, मगर उतने में ही मनु गन को सीधा जेसिका की ओर पॉइंट करता है और शूट कर देता है। जैसे ही यह हादसा हुआ, कुतुब कॉर्डिनेट में अफरा तफरी मच गई और उसी केओस के बीच मनु और उसके दोस्त वहां से भाग निकले। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बीना रमानी और शायन जेसिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड 30 अप्रैल 1999 की सुबह जेसिका वॉज डिक्लेयर्ड डेड। अगली सुबह पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो लगभग 35 लोगों ने, जिनमें से बीना, मालिनी, जॉर्ज, शायन मुंशी, अर्जुन दास और करण राजपूत, ये सारे शामिल थे। उन्होंने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि मनु ने ही जेसिका पे गोली चलाई है। उसके बाद पुलिस मनु के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करती है और उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन मनु डर के मारे चंडीगढ़ भाग चुका था, जहां उसके फादर का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और मनु को इस बात का काफी यकीन था कि कोई उसे चंडीगढ़ में हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन ये केस इतना हाई प्रोफाइल था कि इसकी बात मीडिया में आ ही गई, जिसके चलते अब मनु के फादर विनोद शर्मा पे पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ अब मीडिया का भी प्रेशर पड़ रहा था, जिसके चलते 8 मई को मर्डर के ठीक एक हफ्ते बाद फाइनली मनु ने खुद को सरेंडर कर दिया। मनु के अरेस्ट से जहां लोगों को ये लगने लगा कि ये केस शायद खत्म हो चुका है, दरअसल ये केस तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि मनु ने कोई गिल्ट में सरेंडर नहीं किया था। उसने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया ताकि उसके फादर पे कोई एक्स्ट्रा पॉलिटिकल प्रेशर ना आए। और तो और उसने अपना केस लड़ने के लिए इंडिया के टॉप लॉयर मिस्टर राम जेठमलानी को हायर किया और उनके आते ही वो पूरे केस को मैनिपुलेट करने लगे। अकॉर्डिंग टू मनु's लॉयर, उनका ये कहना था कि मनु ने सिर्फ एक गोली चलाई थी जो कि हवा में फायर की गई, और जो दूसरी गोली जो जेसिका को लगी वो किसी और ने फायर की। ये कहना था मनु के लॉयर्स का। और क्योंकि पुलिस को मनु के पास से कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, और तो और क्राइम सीन से पुलिस ने वो गोली भी कलेक्ट नहीं की, जिस वजह से जेठमलानी जी ने ये 2 वेपन थियरी कोर्ट में फ्लोट की। लेकिन विटनेस की टेस्टिमनी के हिसाब से गोली मनु ने ही चलाई थी। तो ये सब देखते हुए फिर कोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफर करता है और सीबीआई बिना किसी देरी के काम पर लग जाती है और कुछ ही दिनों में उन्हें मर्डर वेपन भी मिल जाता है, जो कि मनु ने अपने दोस्त के फार्म हाउस में छिपाया था। और जब इस गन की बैलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये गन की बैरल और जो बुलेट जेसिका के बॉडी से मिली है वो मैच नहीं कर रही। और तो और जिन 30-35 लोगों ने पुलिस को गवाही दी थी, उनमें से 30 लोग कोर्ट में अपनी गवाही से ही मुकर गए, जिस वजह से सीबीआई का केस एकदम कमजोर पड़ गया। और फिर फरवरी 2006 में दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने मनु को इस केस से रिहा कर दिया। Jessica Lal shot dead last night. The main accused and 8 others are acquitted for lack of evidence. But does it really make sense the man accused of killing Jessica Lal is actually out free? और जैसे ही ये खबर बाहर आई, This is a campaign that really represents the power of ordinary people. NDTV asked its viewers to join a petition to be given to the people's President Kalam. More than 2 lakh people have sent us SMSs supporting a petition which calls for a retrial. This must be the highest point in the protest for justice in the Jessica Lal murder case. एनडीटीवी के ये कैंपेन से पब्लिक का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया और ये केस प्रेशर के कारण हाई कोर्ट को फिर रीओपन करना पड़ा, जिसके चलते सीबीआई को एक और मौका मिल गया अपना केस रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इस बार सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिस वजह से सीबीआई पहले उस ऑफिसर को अरेस्ट करती है जिसने बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उसने कहा था कि गन की बैरल और जेसिका की बॉडी से मिली हुई बुलेट मैच नहीं कर रही। क्योंकि दोबारा जब सीबीआई ने बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाई तब उनको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बुलेट और बैरल दोनों मैच कर रहे हैं। जिसके बाद ये सामने आया कि बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने वाला ऑफिसर और यहाँ तक कि सेशंस कोर्ट का जज तक कॉम्प्रोमाइज था।
And most importantly, the entire theory of two weapons. You understand that two weapon theory was done, and it was supported negatively by the ballistic report. And the ballistic report came from CBI Central Forensic Science Lab, which is very bad. And we found one of the leading ballistic experts of the country to be compromised. It appeared, and I think it was correct. In fact, शायन मुंशी जो मर्डर के टाइम ठीक जेसिका के साइड में खड़ा था, वो भी अपने बयान से मुखर जाता है। इनफैक्ट वो ये तक कहता है कि उसे हिंदी नहीं आती, लेकिन जब तहलका के जर्नलिस्ट उसका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें वो क्लियरली हिंदी बोलते हुए दिखाई देता है। क्या करूँ मैं आपसे? क्या करूँ मैं आपसे? कुछ भी बयान करिए आप कुछ। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने, और उम्मीद यही रखता हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ। तो अभी अल्लाह चाहे तो और यही सब देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के पास अब सफिशिएंट एविडेंस आ चुका था, जैसे कि बैलिस्टिक रिपोर्ट, मर्डर वेपन और बचे हुए लोगों के विटनेस टेस्टिमनीज, जिस वजह से 20 दिसंबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट मनु को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। लेकिन जेल जाने के बाद भी मनु को टाइम टू टाइम पैरोल्स मिलती थी, जिस वजह से वो कई बार जेल के बाहर आता था। और आप जब रीजंस देखोगे इन पैरोल्स की तो आप सर पकड़ लोगे। जैसे कि इस पैरोल में लिखा गया है उसे इसीलिए रिलीज किया गया क्योंकि उसे अपना फैमिली बिजनेस संभालना था, और 2011 की इस पैरोल में तो उसे इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसे भाई की वेडिंग अटेंड करनी थी। और ये 2013 की पैरोल का रीजन तो एकदम फनी है कि मनु को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, वो भी ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट में। कितनी आयरनी की बात है, आप एक इंसान को मार दो और ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट में पीजी करो। और ऐसे ही कई पैरोल्स की लिस्ट है जो मनु टाइम टू टाइम एंजॉय करता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका बाप एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन था। और बाहर आके भी उसने अपनी अय्याशियां कम नहीं की। इनफैक्ट मीडिया को भी इस बात पे सवाल उठाना पड़ा कि इस बंदे को पैरोल मिल कैसे जा रही है। Welcome back to The Buck Stops Here. Manu Sharma, whom India knows as the killer of Jessica Lal, was out on parole. Not only that, he was found partying at a nightclub. With outrage across the country, Manu Sharma now says he's heading back to jail in a letter that he's written to his parents. Anusuya Roy has the story. धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। मनु के लॉयर्स ने ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, लेकिन इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में मनु को ही गिल्टी डिक्लेयर कर लिया। लेकिन मनु इतना हाईली इन्फ्लुएंशियल और कनेक्टेड आदमी था कि उसे पता था कि हमारे इंडियन लॉज को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। वो हर साल अपॉलॉजी लेटर्स लिखता था, ये दिखाने के लिए कि वो कितना सुधर चुका है और उसे अपने किए पर कितना पछतावा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक इमेज बना रहा था ताकि हमारा जुडिशियल सिस्टम उसकी सजा कम कर सके। और एक्चुअली हुआ भी वही। उसके लॉयर्स ने वाया दिल्ली लेफ्टिनेंट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को इतने पैसे खिलाए कि आखिर तिहाड़ के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने भी उसे 2 जून 2020 को ऑन ग्राउंड्स ऑफ गुड बिहेवियर उसे फाइनली रिलीज कर दिया। और जो सजा उसे लाइफ टाइम होने वाली थी वो सिर्फ 16 साल तक रेस्ट्रिक्ट हो गई। फिलहाल मनु एक वाइन कंपनी ओन करता है और एक मल्टी मिलियनेयर है। वो एक फेमस विस्की ब्रांड इंद्री को ऑन करता है जो इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो अगली बार जब आप लोगों में से कोई भी इंद्री नाम की विस्की पियोगे तो ये बात याद रखना कि उस पे जेसिका का खून लगा हुआ है, क्योंकि हमारे देश का कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए नहीं। जय हिंद।